हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही नई युग का प्रारंभ है। मुग़ल का युग जो था वो बाबर ने स्थापित किया था और जो वो बाबर था वो ईरान, इराक और टर्की से कनेक्टेड था, शासन था वो उस पे, और वो उनके पिताजी के साइड के साम्राज्य थे। और माता की साइड के साम्राज्य थे उनके चंगेज़ खान, जो कि मंगोल का शासक था। तो इस तरह से मंगोल जो थे वो अक्सर उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर हमला करते रहते थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और वो जो मुग़ल थे उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए तिमूरिन के जो उसके पूर्वज, उसके जो अनुयायी थे, उनको तिमूर को ने दिल्ली पर, क्योंकि तिमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली को सीज़ कर दिया था, तो उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया था। लेकिन बाबर जो था वो तिमूरिड का चौथी जनरेशन का, चौथी पीढ़ी का राजकुमार था। उसने मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया। तो इब्राहिम लोदी जो था वो बाद में दिल्ली का शासक बना 1517 से 1526 तक। तो इस तरह से फिर उस बाबर के युग के बारे में हम पढ़ते हैं। बाबर ने 1526 से 1530 तक दिल्ली पर शासन किया। बाबर या जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो भारत का पहला मुग़ल शासक था। उसके पिताजी जो थे वो आमिर तैमूर के अनुयायी, उसके पीढ़ी के थे। तो जब उसकी माता चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मिर्ज़ा उमर शेख जो थे उनके पिताजी थे और जो परगना के मुखिया थे, और उन्होंने सेंट्रल एशिया का छोटा सा उनका राज्य था। और वो बाबर जब ही डाइड व्हेन बाबर वाज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, और वो जब सिर्फ बाबर 11 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। और उनके जो दुश्मन थे उन्होंने जागीर पर कब्जा कर लिया और उन्होंने उसको बाबर को उसके पड़ोसी देशों में भेज दिया। तब वो काबुल आ गया था बाबर, और उसने वहाँ पर जीत हासिल की और वो 1504 ईस्वी में वहाँ का शासक बन गया। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और केंद्रीय एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत में 5 बार घुसपैठ की, और 5वीं लड़ाई में उस पानीपत की लड़ाई हुई और उसने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में हरा दिया। ये मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत थी भारत में। और खानवा का युद्ध हुआ 1527 में राणा सांगा में, जो चित्तौड़ के शासक थे, और उसने राजपूत, जो वहाँ के सबसे बड़े राजपूत राजा थे इस समय, उनको हरा दिया था। और बाबर ने पूरा नियंत्रण नॉर्थ इंडिया का अपने हाथ में ले लिया था। और खानवा के बाद भी बाबर ने बहुत सारे लड़ाई लड़ी अफ़गान के खिलाफ और दूसरे युद्ध लड़े। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा 1529 में। उसके बाद बाबर जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको इकट्ठा करके अपने साम्राज्य को नहीं रख पाया, और वो 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं, उसने फिर शासन संभाला। अब हम बाबर के करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि बाबर का जो चरित्र था वो किस तरह का था। बाबरनामा एक किताब थी जिसमें कि बाबर के बारे में बताया गया है कि बाबर की जो वो था, टर्की में उसकी बायोग्राफी है, और वो एक होनहार छात्र था, पर्यवेक्षक था, मतलब वो जानकार था बहुत सारी चीज़ों का, एक कवि था, और उसकी वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। और उसने बहुत सारे हिंदुओं के जो इनफील्ड्स थे, उन हिंदुओं को नहीं मानते थे, जैसे कुछ उसके सक्सेसर थे, उनको उसने बहुत परेशान किया था। तो इसके बाद हुमायूं वर्सेस शेर शाह के बारे में पढ़ते हैं। बाबर के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसने 1530 तक शासन किया। और फिर नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो कि अरबी, पारसी और टर्की उनको वो जानते थे, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में शासन करने के लिए। शेरशाह जो था उसने बिहार के राजा, उसने हुमायूं को लड़ाई में हरा दिया था। चौसा में 1539 में, कन्नौज में 1540 में, और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और आगरा पर भी। लेकिन 5 साल बाद शेर खान जो था, शेरशाह जिसको बोलते थे, उसने हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में हरा दिया। और शेरशाह अपने बहुत सारी सड़कें बनवाई, ग्रांट रोड बनवाई, जिसे हम जीटी रोड बोलते हैं आजकल। उसने अपने जो साम्राज्य का विस्तार था वो बंगाल से इंदौर और राजस्थान से मालवा तक कर लिया। और उसका जो बड़ा बेटा था वो इतना सब करने में काबिल नहीं था, और उसने 15 साल तक, हुमायूं के बाद वो आया और उसने वो शेरशाह को हरा दिया। तो हुमायूं ने फिर से मुग़ल शासन भारत में स्थापित कर दिया। अब इसके बाद लेकिन
वो अपने जीत को ज़्यादा दिनों तक आनंद नहीं ले पाया और वो फिर सीढ़ियों से गिर गया एक लाइब्रेरी में, शेर महल में, शेर मंडल में, जो पुराना किला दिल्ली में है, 1556 में। और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अब हम शेर शाह के बारे में पढ़ते हैं कि 1540 तक 1540 से 1545 तक उसने शासन किया। शेर शाह उसका रियल नाम नहीं था, उसका एक्चुअल नाम था फरीद खान। उसने एक टाइगर को मारा था जिसके ऊपर उसका नाम शेर खान पड़ गया था। उसने सूरी साम्राज्य की राजवंशों की खोज की थी और उसमें उसकी अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को बढ़ाया था। और उसने युद्ध का समाप्त किया और उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विकास पर। और उसने बहुत सारी सराय और धर्मशालाएं खोली थी जिसमें कि व्यापार और लोग व्यापार का बहुत ज़्यादा उसमें विकास हुआ था। तो जीटी रोड उसी ने बनवाई थी और उसने सब 1700 सराय बनवाई रोड के किनारे पर, जिससे कि आने जाने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम, सब वहाँ पर रुककर आराम कर सके। और उसने ब्राह्मण के लिए इंटरटेनमेंट के, हिंदूज़ के लिए बहुत सारे इंतजाम किए थे, गर्म पानी, ठंडा पानी और बिस्तर, उनके खाने की व्यवस्था। और जो उनके घोड़े आते थे, सेनाएं आती थी, घुड़सवार आते थे, उनके लिए भी खाने पीने और रहने की सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड की थी। तो सरकार, हर एक सराय के बीच में मस्जिद थी जिसमें कि इमाम होता था। और वो हर एक मस्जिद में और भी बहुत सारे चीज़ें होती थी। वो एक वॉचमैन होता था जिससे कि, और सड़कों के किनारे उसने बहुत सारे पेड़ लगवाए जिससे कि गर्मियों के मौसम में आने जाने वाले यात्री वहाँ पर आराम कर सके। तो हर एक सराय में 2 घोड़े होते थे जो उसको समय समय पर आकर वहाँ की जानकारी देते थे। और उसके वहाँ पर बहुत सारे इस तरह से जासूस भी थे। उसके जासूस बहुत ही एफिशिएंट थे। तो शेर शाह एक बहुत बड़ा शासक था जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह से राज किया था। उसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से युद्ध में लड़ाइयाँ जीती और उसने बहुत अपना ध्यान था वो घोड़ों की अच्छी कैटेगरी का ध्यान वो खुद रखता था, उनकी मेंटेनेंस। और उसने सबके लिए बराबर न्याय किया। शेरशाह ने सोने, चांदी और कॉपर के एक जैसे सिक्के बनवाए जिसका उसने वजन बराबर रखा और वो मापने के लिए यूज़ किए जाते थे। शेरशाह बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उसने बहुत सारे नियम कानून को मेंटेन करके रखा। और जो हिस्टोरियन थे, बहुत ज़्यादातर हिस्टोरियन उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की तारीफ के बारे में लिखते हैं। इसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड था और दीन इलाही। कंसोलिडेशन मतलब जो किस तरह से एकत्रीकरण हुआ। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था अकबर, उसने 1556 से 1605 तक, वो लगभग 13 साल की उम्र का था, उसने शासन किया। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और बैरम खान अकबर के गार्जियन के रूप में नियुक्त हुआ था क्योंकि अकबर बहुत छोटा था। और इस अकबर को हुमायूं का पूरा साम्राज्य नहीं दिया जा सकता था उस समय। तो इसलिए 1556 ईस्वी में अकबर ने हुमायूं हेमू को हरा दिया दूसरे पानीपत की दूसरी लड़ाई में। और अकबर जो था उसने आगरा और दिल्ली का कब्जा अपने हाथ में ले लिया। और इस तरह से उसने लगातार बहुत सारी जीतें हासिल की जिसमें ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर पर भी उसने जीत हासिल कर ली। तो अकबर अपने गार्जियन बरहम खान का ज़्यादा उसमें दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और अपनी माता जो उसकी फोस्टर मदर थी, जिन्होंने उसका लालन पालन किया था, वो उनका दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाया ज़्यादा दिन। अब उसकी जो फ्रेंडली पॉलिसी विद राजपूत के साथ किस तरह से उसने मित्रतापूर्वक व्यवहार रखा, क्योंकि राजपूत बहुत बहादुर थे और उनसे पंगा लेना से उसको नुकसान होता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो राजपूत के साथ मैत्रीपूर्वक व्यवहार रखेगा, राजपूत राजाओं के साथ। उसने हिंदू राजपूत की राजकुमारी जोधाबाई से शादी कर ली और उसके धर्म को अपना लिया। और राजपूत शासक महाराणा प्रताप उसकी दोस्ती को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उस मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। तो इससे नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिमी का जो कब्जा था, वो अकबर ने फिर दक्षिण की तरफ कर लिया और अहमदनगर को पर कब्जा कर लिया, वहाँ की रानी चांद बीबी को हरा करके। उसके बाद हम दिन्नी इलाही के बारे में पढ़ते हैं। दिन्नी इलाही, जबकि अकबर पढ़ा लिखा था और वो उसके पास बहुत सारा नॉलेज थी और वो धर्म का भी ज्ञान ज्ञाता था। और उसने एक नया साम्राज्य बनाया दिन्नी इलाही, जो कि शांति और प्यार से भरपूर था। और उसने बहुत सारे जो अच्छे छात्र थे और कलाकार थे उनकी संरक्षण किया। और उसने बहुत सारे
व्यक्ति जैसे तानसेन थे जो बहुत ही महान संगीतकार थे, और जो बीरबल का एक हाजिर जवाब सलाहकार था, जिसका बीरबल उनका बहुत अच्छा सलाहकार था। तोडरमल था जो कि उनका आय मंत्री था। तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। वो खुद भी ज़्यादा नहीं पढ़ सके थे क्योंकि समय का अभाव था, और उनके पुराने के जीवन पहले जब वो छोटे थे तो उनके जीवन में इतनी उथल पुथल थी, लेकिन उन्होंने छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था पढ़ने के लिए। इसके अलावा अकबर ने वो एक बहुत बड़े उन्होंने बिल्डिंगें बनवाई थी, जैसे आगरा का किला बनवाया और बहुत सारे फतेहपुर सीकरी का महल बनवाया। तो इस तरह से 1605 ईस्वी में अकबर ने अपने बेटे सलीम को डिक्लेयर कर दिया जहांगीर, और उसका नाम सुल्तान जहांगीर रख दिया। तो जहांगीर ने नूरजहां से शादी की 1611 ईस्वी में, और वो बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड थी, होशियार थी। तो उसने अपना घर को, शाही घराने को संभाला और नई नई चीज़ें शुरू की, और नूरजहां का जो व्यक्तित्व की छाप थी वो जहांगीर, और उसकी जो इमेजेस हैं, उसकी जो छवि है वो वहाँ के सिक्कों पर छपी हुई है। और जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो गई। उसके बाद शाहजहां ने 1627 से 1658 तक शासन किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद लड़ाई के बाद उनके जो सक्सेसर थे, उनके जो आगे आने वाली जनरेशन थी, जो उनके बेटे थे, वो आपस में प्रिंस खुर्रम ने उनके भाइयों को हरा दिया और उसने सिंहासन हासिल कर लिया। फिर उसके बाद शाहजहां के नाम से वो जाने गए, जिसका मीनिंग था कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया पर जिनका शासन था। इसके बाद कंपेन और कॉन्टेस्ट चले। कंपेन मतलब बहुत सारे अभियान चले और जीत के लिए बहुत सारी बातें हुई। तो शाहजहां ने बहुत सारे विद्रोह का सामना किया सब तरफ से। बुंदेलखंड में उन्होंने बुंदेला राजपूत का विद्रोह को सामना किया और उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। तब उन्होंने डेक्कन के विद्रोह का सामना किया, और शाहजहां ने डेक्कन पर घुसपैठ करके उस पर अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था 1633 में। और बीजापुर के जो शासक थे और गोलकोंडा के जो शासक थे, उनने मुगल को सबमिट कर दिया था और बाद में उनके साथ बहुत ही दोस्तीपूर्वक व्यवहार कर लिया था। तो शाहजहां ने एक बलक अपनी सेना भेजी थी, और बादशाह ने सेंट्रल एशिया पर में तैमूर के राजधानी समरकंद को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इस तरह से वो इस बार नाकामयाब रहे, और वो कंधार को दोबारा से कब्जा करने में असमर्थ हो गए पर्शियन शासकों से। अब शाहजहां एक शासक की तरह किस तरह उन्होंने जीवन बिताया, तो शाहजहां का जो शासन था वो बहुत ही शांति प्रिय था। उनकी जो प्रसिद्धि थी वो हर जगह थी। अपने शासन में उन्होंने बहुत से आर्किटेक्चरल बिल्डिंगें बनवाई, जो बहुत ही ऊंचाई तक उन्होंने आर्किटेक्चर का काम किया अपने शासन में। उन्होंने ताजमहल बनवाया आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, और उसने नए शहर बनाया शाहजहानाबाद, जिसका नाम रखा, और उसे अपनी राजधानी बनवाया। शाहजहां 1657 में बीमार हो गए, और उन्होंने उनके जो 4 बेटे थे वो सिंहासन पर कब्जा करने के लिए लड़ाई करने लगे, और उनके जो छोटा बेटा था औरंगजेब, वो उसकी जीत हुई, और औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया, और उसने उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, प्रतिद्वंदी था सिंहासन के लिए, उसने शाहजहां को जेल में कर दिया आगरा के किले में। उसके बाद उसने खुद को शासन का ताज पहना लिया, और शाहजहां उसने अपने बाकी के जीवन के 8 साल उसी किले में बिताए, और वो 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया। 50 साल तक लगभग औरंगजेब ने राज किया। अपने इस लंबे से शासन में उनका जो साम्राज्य था उसका आकार बहुत बड़ा हो गया था, और वो रूढ़िवादी भगवान से मुस्लिम से डरते थे, और वो एक बहुत ही ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने एक साधारण जीवन जिया, और उनको जिंदा पीर या लिविंग संत के नाम से जानने लगे। तो वो किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे, और सबको शक की नज़र से देखना उनकी प्रकृति थी। तो वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुए उनके शासन में। कुछ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से हुए, कुछ प्लीजेंट विद्रोह हुए, जिसमें कि मथुरा के सतानिम ने भी उन पर हमला किया। औरंगजेब में भी बहुत सारे
कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत सारे मनमुटाव हुए सिख गुरु तेग बहादुर के साथ। वो दिल्ली आए और उन्हें उन्हें दिल्ली लाया गया और इस तरह से सिख ने एक अपनी मिलिट्री सेना बना ली अपने भाईचारे की, जिसे वो खालसा बोलते थे। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी एक लड़ाई में उनके साथ मुगल के खिलाफ एक अभियान चलाया। तो इस तरह से उनके चारों बेटे लड़ाई में मारे गए और उन्होंने अपने जो उनके डिवोटी थे, दो सबसे मजबूत राजपूत जो उनके वंशज थे, उनको उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बहुत ही लंबा और टफ स्ट्रगल था शिवाजी और मराठा के खिलाफ। अब उसकी जो छाप पड़ी, वो वार उनकी जो लड़ाई हुई वो ज़्यादा लंबी नहीं खिंच पाई उनकी एब्सेंस में, और उन्होंने फिर वो कमज़ोर पड़ गए उनका साम्राज्य, और उनकी 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब मुगलों के बीच किस तरह का शासन था? मुगल जो थे वो पूरे अलग अलग तरह की कम्युनिटी, जैसे ईरानी, इंडियन, मुस्लिम, अफ़गानी, राजपूत, सब पर कब्जा करने में सफल हो गए थे। अकबर ने सबको, एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से इकट्ठा कर लिया था और अपने कई सौ साल तक आगे आने वाली जनरेशन में अपना शासन किया। अकबर मनसाबदरी सिस्टम अकबर ने लगाया, और उसमें मनसाबदरी को एक बहुत ज़्यादा घुड़सवारी सेना उसमें थी, और वो बाद में उनको वो सैलरी देता था, और मनसाबदार जो थे उनको मनसाब के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ट्रीट किया जाता था, और उनसे ही उनको आय मिलती थी। तो इस तरह से जो इनकम का, मुगलों की जो इनकम का मेन सोर्स था उनके राज्य में, वो किसानों से आता था। टोडरमल जो था वो उनका आय मंत्री था अकबर का। उसने ज़मीन को वो सर्वे करता था, देखभाल करता था, देखता था, इंस्पेक्शन करता था, और उसकी फसल के बदले वो कैश लेता था। तो इस तरह से उनका आय सिस्टम चलता था, जिसको कि जब्त बोलते थे। तो जब्त आय प्रणाली जो थी वो बहुत ही, उसमें ध्यान से कैलकुलेशन की जाती थी और सुपरविज़न किया जाता था सुल्तान के अफसरों के द्वारा। और ज़मींदार ज़मीन का कर इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करते थे और किसानों को देते थे, और इस तरह से शाही जो अधिकारी थे वो उनको देते थे। कुछ एरिया में जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार झेल रहे थे ज़मींदारों का। तो किसानों ने जब अपने अत्याचार के विरुद्ध में एक अभियान चलाया, उसका विद्रोह किया। तो अबुल फजल, उनकी बुक में अकबरनामा में ये बताया गया है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया और पूरा साम्राज्य जो था उसको बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया। तो इस तरह से टॉप पर सबसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लोग थे वो रहते थे, उसके बाद सुल्तान और उनके सलाहकार थे, फिर उसके बाद और लोग होते थे। अब मुगल साम्राज्य का अंत किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो था वो सबसे पहले उसकी जो बर्बाद, उसके जो ख़त्म होने के संकेत हैं वो औरंगजेब के समय से ही, शासन से ही मिलने लगे थे। उसके जो अनुयायी थे, उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी वो कमज़ोर थी, और वो अपने मुगल एम्पायर को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक कर तोड़े बिना बचा नहीं पाए। उनका एक राजा मर गया और उस लड़ाई में। और 18वीं शताब्दी के बीच में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में घुसपैठ की, और उनके जो घुसपैठ से बहुत सारे, पहले ही उनकी मुगलों की स्थिति जो थी वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब नादिर शाह जो था वो पर्सिया का शासक था, और उसने भारत में 1739 में घुसपैठ की, और उसने करनाल तक बिना किसी रोक के वो चलता चला गया। दिल्ली उस समय मुगलों के राजा मोहम्मद शाह शासन करते थे, जो कि बहुत ही कमज़ोर शासक थे, और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया और करनाल की लड़ाई में, और वो दिल्ली को लूट कर ले गए। तो नादिर शाह ने उसका जो सारा कैश, गोल्ड, ज्वेलरी थी वो सब ले गया अपने साथ, हाथी और बहुत सारे कलाकार। नादिर शाह जो था 1747 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ने लगातार वो घुसपैठ करता रहा और लूटता रहा भारत को। उसके बाद मराठा ने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने अपनी पोजीशन को इकट्ठा किया, और अहमदनगर से उन्होंने लड़ाई करने का फैसला किया। और 1761 में पानीपत में एक बार फिर से तीसरी बार लड़ाई हुई, और मराठा हार गए उसमें, उत्तर भारत से विड्रॉ करने के लिए। और मराठा बहुत ही बहादुर और साहसी थे। 16 और 17 सेंचुरी में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक बदलाव किए, जैसे तुकाराम, रामदास, वनम पंडित, और इस तरह से वो फिर से बराबरी का सबको दर्जा देने लगे। तो उनके जो टीचिंग्स थी, उनके जो लेसन्स थे, वो लोगों को, मराठास का जो जीवन जीने का तरीका था उसने लोगों को प्रभावित किया। और शिवाजी
मराठास को एक साथ लाए और उन्होंने एक महान शक्ति के रूप में उन्हें उभारा, और मुगल जो थे वो उनको हराने में सफल नहीं हो पाए। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो कल्चर था, धर्म था और सामाजिक रिवाज, वैल्यू थी, कीमत थी, मूल्य था, उसको बचा के रखा। तो ये था अंपायर। इस तरह से आपको समझ में आया होगा किस किस तरह से किसके बाद किसका शासन चला। थैंक यू।